अपन आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईटीआर 1 फाइलिंग रिलेटेड। तो स्पेशली सैलरी इंडिविजुअल के लिए ये होता है। तो चलो देखते हैं आईटीआर 1 फाइलिंग कैसे करें डिटेल में फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है। देन लॉगिन करने के बाद आप जब भी अपना आईटीआर फाइल करते हैं तो पहले आप अपना 26 AS और एएस रिपोर्ट चेक कर लीजिए। तो एएस रिपोर्ट में हमारा सिर्फ इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट है और परचेस ऑफ प्रॉपर्टी इनकम दिख रहा है। उसके अलावा कोई भी इनकम शो नहीं हो रहा है। तो आपको हम लोग जैसे कि आईटीआर 1 फाइल कर रहे हैं तो आपको ई फाइल में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, इनकम टैक्स रिटर्न पे जाना है। देन आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर चूज करना है। देन मोड ऑफ जो फाइलिंग है वो आपको चूज करना है। एंड देन कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो जैसे आप कंटिन्यू क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मतलब आईटीआर फाइलिंग का ऑप्शन आएगा। तो जैसे कि आपको स्टेटस शो होगा कि जैसे कि आईटीआर 1 जनरली इंडिविजुअल्स के लिए फाइल होता है, तो आपको वो सिलेक्ट करना है एंड देन कंटिन्यू करना है। तो आईटीआर 1 जनरली उसके लिए फाइल होता है जिसकी इनकम सैलरी से इनकम होती है बिलो 50 लाख और अदर सोर्सेज ऑफ इनकम है छोटी मोटी। और अभी से बजट में अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको अप टू 1,25,000 हुआ है तो वो भी आप अपना आईटीआर 1 में शो कर सकते हैं। तो फिर आपको आईटीआर 1 सिलेक्ट करके प्रोसीड विथ आईटीआर 1 करना है। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आएगा, वहां पे आपको स्टार्ट करना है। तो रीजन आएंगे कि आप अपना आईटीआर क्यों फाइल करना चाहते हो। तो जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में रीजन वही रहते हैं कि अगर आपकी जो इनकम है बिलो एग्जाम्पशन लिमिट है, इसलिए हम लोग हमारा आईटीआर फाइल करना चाहते हैं। तो देन कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू करने के बाद आपको जितने भी सब टैब्स वगैरह है वो फिल करने हैं, जैसे कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन का टैब है, ग्रॉस टोटल इनकम, देन डिडक्शंस का, एंड टैक्स पेड और वेरीफाई टैक्स लायबिलिटी का। तो सबसे पहले हम लोग पर्सनल इन्फॉर्मेशन का टैब देख लेते हैं। तो इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि आपका पैन नंबर, एड्रेस वगैरह, ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन इसमें दी हुई है जो ऑटो फैच हो जाएगी। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट ध्यान में रखने जैसा है वो है कि आप कौन सा रिजिम चूज कर रहे हैं। बाय डिफॉल्ट न्यू रिजिम ही सिलेक्ट किया हुआ है। तो अगर आप ओल्ड रिजिम में जाना चाहते हैं तो आप यस कीजिए एंड देन आप आगे प्रोसीड कीजिए। तो जैसे कि हम हमारा आईटीआर ओल्ड रिजिम में फाइल कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे यस सिलेक्ट किया है एंड आगे कंफर्म किया है। इसमें आपको बैंक डिटेल्स भी आपकी वेरीफाई हो जाएगी, तो वो भी एक बार आप वेरीफाई कर लीजिए एंड देन आप उसको कंफर्म करके आगे प्रोसीड कर लीजिए। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन का जो टैब है वो कंफर्म हो जाएगा। देन ग्रॉस टोटल इनकम के टैब में आइए। जैसे यहाँ पे आपको अलग अलग हेड्स की, जैसे कि सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और अभी अदर सोर्सेस और ये सब टैब्स वगैरह आपको शो होंगे। और आईटीआर 1 में आप देख सकते हैं कि न्यू टैब भी अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का। तो सबसे पहले हम लोग सैलरी का टैब वगैरह फिल कर देते हैं। जैसे कि हमारी जो सैलरी थी अराउंड 7,50,000 थी एंड तो हम लोगों ने वो यहाँ पे फिल कर दी है। उसके अलावा कि आईटीआर 1 में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का मिलेगा एंड न्यू रिजिम सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे वो 75,000 तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे आपने प्रोफाइल टैक्स डालने के बाद आपको यहाँ पे सेव करना है। एंड देन उसके अलावा अगर आप कोई भी उसमें डिडक्शंस डिडक्शंस वगैरह लेना चाहते हैं, जैसे कि एचआरए वगैरह या कुछ भी अगर आप उसका क्लेम करना चाहते हैं तो वो आप वहाँ से क्लेम कर सकते हैं। तो एचआरए वगैरह के लिए और उसके लिए इस बार से गवर्नमेंट ने न्यू टैब ही इंट्रोड्यूस किया है। तो जहाँ पे आपको पूरा एचआरए वगैरह की इंफॉर्मेशन वगैरह है वो फिल करनी पड़ेगी। बाकी अगर कोई भी टैब वगैरह है उसमें आपको इंफॉर्मेशन फिल करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एचआरए का जो टैब रहेगा उसी में ही आपको जो रहेगा वो इंफॉर्मेशन पूरा फिल करने का रहेगा वैसे करके। तो जैसे कि हमने एचआरए का यहाँ पे किया तो इसमें आया है कि फिल शेड्यूल 1013A टू क्लेम एचआरए। तो यहाँ पे एचआरए का अलग से एक शेड्यूल आ गया है जिसमें आपको एचआरए की डिटेल्स वगैरह फिल करनी रहेगी, जैसे कि प्लेस ऑफ वर्क क्या है, एक्चुअल एचआरए कितना रिसीव हुआ है, एक्चुअल रेंट कितना पेड है, आपकी बेसिक सैलरी कितना है, डीए कितना है। फिर ये फॉर्मूला है कि जो भी विच एवर इज लोअर रहेगा वो आप उतना क्लेम कर पाएंगे। तो ये पूरा आपके एज पर जो फॉर्म 16 रहेगा उसमें आपको जैसे एचआरए का कैलकुलेशन होता था वही कैलकुलेशन यहाँ पे दिया गया है। उस हिसाब से आप अपना जो एचआरए है वो यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हैं। पहले ये सब इन्फॉर्मेशन आपको देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अभी से आपको ये सब इन्फॉर्मेशन फिल करनी रहेगी। तो हमारा तो कोई एचआरए वगैरह नहीं था तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे आगे प्रोसीड किया है। देन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में भी आपको पूरा ब्रेकअप देना रहेगा। जैसे कि अगर आपने कोई भी लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट क्लेम करने के लिए भी आपको यहाँ पे अलग से अभी शेड्यूल दिया गया है जिसमें आपको पूरा इन्फॉर्मेशन फिल करना रहेगा। जैसे कि
आपने लोन कहाँ से लिया है, उसका बैंक नेम, लोन अकाउंट नंबर, फिल अमाउंट ऑफ लोन, डेट ऑफ सैंक्शन, इंटरेस्ट कितना था, तो ये सब लोन की डिटेल्स आपको अभी से देनी रहेगी। फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में अगर आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है तो वो क्लेम कीजिए। तो उसके अलावा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में इन्होंने और एक अभी आईटीआर 1 में सेक्शन इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें अप टू 1,25,000 तक अगर आपका कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है अंडर सेक्शन 112A, तो उसमें आप क्लेम कर सकते हैं, जिसमें आपको सेल कंसिडरेशन, टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वो फिल करना है, एंड जो भी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा तो वो आपको वहाँ पे शो हो जाएगा। ये सब इंफॉर्मेशन फिल करके आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो हमारी यहाँ पे सिर्फ सैलरी इनकम थी और छोटा मोटा सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट था, तो हमने ये प्रोसीड कर दिया। उसके बाद हम लोग अभी टोटल डिडक्शंस में देखते हैं उसमें क्या क्या चेंजेस आए। तो सबसे पहले अगर आपको पहले एटीसी जैसे कि इंश्योरेंस वगैरह, अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस वगैरह क्लेम करना पड़ता था तो उसके लिए बेसिक आपको आप सिर्फ अमाउंट ही लिखते थे, लेकिन अगर अभी आपको क्लेम करना रहेगा तो आपको यहाँ पे पॉलिसी नंबर वगैरह सब आपको फिल करना रहेगा, पॉलिसी नंबर क्या है, और जो भी डिडक्शंस वगैरह क्लेम करते हैं उनका पॉलिसी नंबर या रेफरेंस नंबर आपको सब शो करना रहेगा। एंड देन उसके अलावा उन्होंने और भी दूसरे सेक्शंस में भी चेंजेस लेके आए हैं, जैसे कि अगर इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन, अगर हायर एजुकेशन के लिए आपने लोन लिया है तो पहले सिर्फ आपको इंटरेस्ट का फिगर ही शो करना था, लेकिन अभी आपको पूरा डिटेल देना रहेगा, जैसे लोन टेकन फ्रॉम कहाँ से, बैंक का नंबर क्या है, कौन से बैंक से लिया है, लोन अकाउंट नंबर क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ लोन, ये सब इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देनी रहेगी। और उसके अलावा अगर आपने कोई भी मेडिकल वगैरह हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह लिया है तो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए भी आपको जो है वो उसमें भी आपको बाइफरकेशन देना पड़ेगा, जैसे कि आपका इंश्योरेंस कंपनी का नेम कितना है और इंश्योरेंस कंपनी का नेम लिखना पड़ेगा, फिर आपने हेल्थ इंश्योरेंस अमाउंट कितना लिया है, तो वो सब इंफॉर्मेशन आपको अभी से हेल्थ इंश्योरेंस में भी देनी रहेगी। देन पॉलिसी नंबर कितना है, पॉलिसी नंबर वगैरह भी आपको पूरा इंफॉर्मेशन वगैरह है तो वो भी आपको मतलब उसमें देना रहेगा। तो पहले सिर्फ आप हमें सिर्फ अमाउंट ही लिख के हम लोग डिडक्शंस वगैरह क्लेम कर लेते थे, लेकिन अभी इस साल से गवर्नमेंट काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है, तो उन्होंने हर एक डिडक्शन में पूरा अच्छे से बाइफरकेशन मांगा है। और भी बहुत सारे सेक्शन है, जैसे डोनेशन वगैरह के सेक्शन है, वहाँ पे भी आपको सब डिटेल्स वगैरह देनी पड़ती थी, जैसे पहले भी उन्होंने मांगा था पॉलिटिकल पार्टी के डोनेशन वगैरह में। और जैसे अगर आपने इलेक्ट्रिकल व्हीकल परचेज किया है तो उसमें भी आपको पूरा बाइफरकेशन देना पड़ेगा, सेम बाइफरकेशन जो आपने उसमें देखा था एजुकेशन लोन पे देखा, तो सेम बाइफरकेशन आपको देना पड़ेगा, जैसे उसका लोन अमाउंट, नेम, फिर आपका कहाँ से लिया है, प्लस उसके अलावा एक व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो एक एडिशनल पॉइंट है जो आपको इसमें अगर आपने लिया है, अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल लोन से लिए तो वो डिटेल्स वगैरह इसमें देना जरूरी है। तो ये सब जितने भी डिडक्शंस वगैरह हैं तो उसमें अभी आपको पूरा प्रॉपरली बाइफरकेशन देना रहेगा विद टोटल रेफरेंस नंबर, पॉलिसी नंबर वगैरह के साथ ही आप अपना जो भी डिडक्शंस वगैरह है वो क्लेम कर सकते हो। तो ये सब 3 टैक्स हम लोगों ने फिल कर दिए। अभी हम टैक्स पेड के टैब में जाते हैं, तो यहाँ पे आपको, ये हमारी इनकम 5 लाख से बिलो थी तो इसलिए हमें कोई भी टैक्स वगैरह नहीं पे करने को आ रहा है, लेकिन अगर आपकी 5 लाख से ज़्यादा इनकम है ओल्ड रिजिम में और आपकी डिडक्शंस भी कम है तो फिर आपको टैक्स वगैरह पे करने को आएगा। और अगर आपकी सैलरी इनकम 5 लाख से ज़्यादा होगी और आपकी कंपनी ने फॉर्म 16 वगैरह इशू किए होंगे तो फॉर्म 16 की डिटेल्स वगैरह भी यहाँ पे आ जाएगी, और कोई सेक्शन में अगर डिटेल्स डिडक्शन हुआ तो वो भी सब डिडक्शन का आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो हमारे केस में तो कुछ टैक्स वगैरह डिडक्शन नहीं हुआ है तो इसलिए ये 0 है। लास्ट में आपको वेरीफाई टैक्स लायबिलिटी करनी है, तो हमारी इनकम बिलो ग्रॉस टोटल इनकम हमारी 698 थी एंड डिडक्शन के बाद टोटल इनकम 4,23,450 आ रही है, तो कोई भी टैक्स पे करने को नहीं आ रहा है क्योंकि बिलो 5 लाख है, तो इसलिए टैक्स 0 लग रहा है। तो एक बार आप अपनी लाइबिलिटी का जो भी कॉलम है, टैक्स पेड का कॉलम है, वो प्रॉपरली चेक कर लीजिए एंड स्पेशली 26 AS और AS रिपोर्ट चेक करना जरूरी है क्योंकि उसमें कुछ मिसमैच ना हो। प्रोसीड टू ई वेरिफिकेशन, जैसे अगर आपका पूरा रिटर्न हो जाए तो प्रोसीड टू ई वेरिफिकेशन कर दीजिए एंड देन उसको प्रीव्यू एंड सबमिट कर लीजिए। यहाँ पे आपको सिर्फ प्लेस फिल करनी है जहाँ से आप प्रोसीड कर रहे हैं, देन प्रोसीड टू वैलिडेशन करके आपको एक बार अपना रिटर्न जो है प्रीव्यू कर लेना है, एंड वो अगर कोई भी एरर नहीं होगा तो वो वैलिड हो जाएगा। एंड देन प्रोसीड टू वेरिफिकेशन में 3 ऑप्शंस आएंगे, ई वेरीफाई नाउ, लेटर, और आप बैंगलोर भी सेंड करके अपना आईटी वेरीफाई कर सकते हैं, देन आपको कंटिन्यू करना है।
तो आधार OTP के थ्रू और बैंकिंग के थ्रू आप अपना जो है वो आईटीआर वगैरह है वो वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे ही आपने अपना आईटीआर वगैरह वेरीफाई किया तो आपका जो आईटीआर वगैरह है वो फाइल हो जाएगा वैसे कर। तो आज हमने देखा कि आईटीआर फाइलिंग हम आईटीआर 1 फाइलिंग हम कैसे करें। अगर आपको भी आईटीआर 1 फाइल करना हो या अगर कोई भी आईटीआर वगैरह अगर हमसे फाइल करना हो तो आप हमारे फर्म NS टैक्स कंसल्टेंसी को कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।